बच्चों स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम से या एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस डाल्टन्स लॉ। यार डाल्टन ने कुछ थ्योरी दी, ठीक है ना गाइस, वो थ्योरी जो कि फेल हो गई। तो ये तो पूछना ही मत कि सर हम फेल्ड थ्योरी पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया तो यार अटेम्प्ट तो करना है ना। यू कैन नॉट से इट इज अ फेल्ड थ्योरी। स्टार्ट करते हैं गाइस। डाल्टन बंदे ने क्या कहा, उसने कहा एलिमेंट्स, इतनी खराब हैंडराइटिंग कैसे हो गई मेरी, होल्ड ऑन। एलिमेंट्स आर composed of small indivisible particles जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, called atoms. They cannot be further divided individual particle called atoms, जो कि ऑब्वियसली गलत है। एटम कैन बी डिवाइडेड, है ना बच्चों, इनटू प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, atoms of an element are alike in mass and size. Again a wrong statement बच्चों। What about isotopes? हाँ है ना, उनका सेम मास थोड़ी ना होता है, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस, हमारा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर या हैव डिफरेंट mass and size. Again wrong, isobars. Next, atoms always, hold on, atoms always combine in simple whole number ratio. Atoms always combine in simple whole number ratio to form compounds. ओके बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारा गलत है, मतलब लास्ट स्टेटमेंट गलत नहीं है, बाकी तीनों गलत है। तो गाइस सबसे पहला हम देखेंगे मेन जो इसका फ्लॉ क्या था, एटम इज इंडिविजिबल, हाँ है ना। तो उसके लिए हमारा आया कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मेरे ख्याल से बच्चों तुमने 9th में करा हुआ है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट या सीआरटी एक्सपेरिमेंट। सर किया हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, किया है सर ये एक्सपेरिमेंट 9th में। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो गाइस ध्यान से देखो उसमें क्या था। हमने लिया डिस्चार्ज ट्यूब, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब गाइस। उसके अक्रॉस हमने लगाया हाई पोटेंशियल, उसके अक्रॉस हमने क्या लगाया, हाई पोटेंशियल। जो हमारा नेगेटिव है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसे क्या बोलते हैं, एनोड। और यहां पे हमने लगा दिया हाई वोल्टेज। इधर डिस्चार्ज ट्यूब में हमने, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो ट्यूब है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, बहुत कम प्रेशर रखा, ठीक है ना गाइस। इसको हमने ऑलमोस्ट इवैक्यूएट कर दिया, तो देयर इज वेरी लो प्रेशर इन डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में बहुत कम प्रेशर रखा, तो गाइस देखा क्या गया कि एनोड की साइड बिगिंस टू ग्लो, एनोड एंड बिगिंस टू ग्लो। पहली चीज, एनोड एंड कैथोड एंड बोथ ऑफ देम बिगिंस टू ग्लो, ठीक है ना गाइस। लेकिन पहले बात करते हैं एनोड एंड की। अब गाइस ये जो एनोड एंड ग्लो कर रहा है, तो बंदों ने क्या मान के चले, यार कैथोड से कोई चीज निकली और एनोड की तरफ गई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? व्हाट दे अज्यूम्ड वाज समथिंग
got ejected from the cathode side and went towards anode. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन it was actually not so. There was nothing coming out of the cathode. Actually what was happening was कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस है, राइट? तो लेट मी, दिस इज अ एटम, है ना बच्चों, ऑफ द गैस, राइट? उसमें वैलेंस शेल पता है नहीं पता है? वैलेंस शेल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल, जिसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल सकते हैं, इनर शेल के नहीं निकलते, आउटर शेल के निकल जाते हैं। तो आइडिया क्या है, ये मैंने आउटर शेल बना दिया, आउटर शेल, ये इनर, पहले वाला इनर, दूसरा वाला आउटर। आइडिया क्या है, इसमें तुम्हारा जो आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे, एंड दे विल गो टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बीइंग एनोड। हाँ है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए और सीधा एनोड साइड पे जाके टकरा गए और एनोड साइड को ग्लो करवा दिया। दिस इज बेसिकली ड्यू टू द गैस गेटिंग स्प्लिट अप इनटू इलेक्ट्रॉन एंड द रिमेनिंग एटम। वो रिमेनिंग एटम को क्या बोलते हैं? कटायन। समझ में आया नहीं आया गाइस? बेसिकली जो एटम है उसमें तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जो हमारा रिमेनिंग एटम है, दिस पार्ट, दिस विल गो टुवर्ड द अदर साइड। समझो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो जो रिमेनिंग एटम है उस पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, राइट? पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कटायन। तो बेसिकली एटम ब्रोक डाउन इनटू इलेक्ट्रॉन एंड कटायन। इलेक्ट्रॉन भागा एनोड साइड पे, कैटायन भागा कैथोड साइड पे। हमने देखा कि जो तुम्हारा एनोड साइड पे ग्लो हो रहा है, दैट इज ड्यू टू हिटिंग बाय इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की साइड में है, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे एनोड साइड पे गए, वहां पे टकराए और ग्लो होना शुरू हो गया। वहां पे हमने कोई फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा रखा होगा, जो टकरा रहे हैं, इट बिगैन टू ग्लो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं गाइस ये चीज, राइट? तो हमारा क्या हो गया कि एटम स्प्लिट कर गया इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड कटायन। इलेक्ट्रॉन भागे एनोड की तरफ और जो तुम्हारा कटायन है वो भागा कैथोड की तरफ। तो कैथोड एंड भी ग्लो कर रहा है, राइट गाइस? दोनों चीजें हुई। तो इसी चीज को मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड्स एनोड एंड इज कॉल्ड कैथोड रे। इसको हमने कैथोड रे क्यों बोला? बिकॉज वी अज्यूम्ड इट इज समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम कैथोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो बेसिकली कैथोड रेज आर नथिंग बट योर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रे कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं विच इज काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस taken in discharge tube. Now what do we mean by that? हम कहेंगे भाई कोई भी गैस रखो डिस्चार्ज ट्यूब में, कैथोड रे किससे बन रही है गैस? इलेक्ट्रॉन। मतलब दैट इज अ, हर एक में तुम्हारा जो कैथोड रे बनेगी, चाहे तुम कोई भी गैस लो, दैट कैथोड रे इज गोइंग टू बी दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट फ्रॉम द एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। अरे यार डिस्चार्ज डिस्चार्ज गैस क्यों लिख दिया? डिस्चार्ज ट्यूब। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर गाइस? तो अगर तुम कोई भी गैस लो, तुम्हारा जो कैथोड रे हैं दे आर इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कैथोड एंड बिगिंस टू ग्लो। तो उसको लोगों ने क्या समझा? देयर इज समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम एनोड एंड स्ट्राइकिंग द कैथोड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? लेकिन एक्चुअली क्या है? देयर इज नथिंग कमिंग आउट ऑफ द बेसिकली एनोड एंड स्ट्राइकिंग द कैथोड। देयर इज नथिंग कमिंग आउट फ्रॉम द एनोड। ये जो तुम्हारा कटायन है वो तुम्हारा कैथोड की तरफ जा रहा है, उसे हिट कर रहा है एंड मेकिंग इट ग्लो। तो वही मैं लिख देता हूं, कैथोड सॉरी कटायन, कटायन moves towards cathode and is called anode ray. एनोड रेज का एक और नाम है बच्चों, कैनल रेज। ओके, एनोड रे क्यों नाम पड़ा मैंने तुम्हें बता दिया। दे अज्यूम्ड इट इज समथिंग कमिंग आउट फ्रॉम एनोड। नाउ दिस रे, it depends
ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। कटायन तो हर एक का अलग अलग होगा, नहीं होगा बच्चों बताओ? हर एक से जो कटायन बनेगा दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, सो इट डिपेंड्स ऑन द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब क्या चीज डिपेंड कर रही है? उसकी प्रॉपर्टीज, हाँ है ना? जैसी प्रॉपर्टी हम एक की बात करते हैं, ई बाय एम रेशियो। लेट अस टॉक अबाउट ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज। व्हाट इज ई बाय एम रेशियो बच्चों? चार्ज ऑन दैट पार्टिकल बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ई रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन द पार्टिकल, एम रिप्रेजेंट द मास ऑफ द पार्टिकल। तो चार्ज टू मास रेशियो हम निकाल रहे हैं किसके लिए बच्चों? कैथोड रे के लिए। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे? नहीं मतलब व्हाट इज द वैल्यू? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम में है ना बच्चों? एंड व्हाट इज द मास? गाइस केजी में लेंगे, डोंट टेक इट इन ग्राम। हम एटॉमिक जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वहां पे हम मास ग्राम में लेते थे बिकॉज वी आर यूज्ड टू दैट, राइट? हर एक चीज मास में को ग्राम में निकालना। यहाँ पे हम लेंगे केजी में, तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। क्लियर गाइस? जो इसकी वैल्यू आएगी 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब तुम रियलाइज करोगे ई बाय एम रेशियो ये फिक्स है, चाहे तुम कैथोड रे किसी भी गैस को लेके बनाओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये जो ई बाय एम रेशियो है फॉर कैथोड रेज, दिस इज फिक्स्ड इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। क्लियर गाइस? लेकिन दिस ई बाय एम रेशियो, इसको मैं कहीं लिख देता हूं, इट इज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज, इट इज कांस्टेंट, बट ई बाय एम रेशियो फॉर एनोड रेज depends on the gas taken in discharge tube. Okay guys, क्लियर है या नहीं बच्चों? अब ऑब्वियसली बात है गाइस, एनोड एंड कैथोड रेज बोथ आर चार्ज, राइट? तो बेसिकली दीज रेज are deflected in deflected by electric and magnetic field. Okay guys, एक और चीज यार, एक चीज देखो, हम ई बाय एम रेशियो निकालते जा रहे थे, राइट? अभी हमने कैथोड रे के लिए निकाला, अब हम एनोड रे में देखेंगे। डू यू रियलाइज कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, तो ई बाय एम रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम हाई ना? मतलब फॉर कैथोड रे के लिए तुम्हारी ई बाय एम रेशियो सबसे ज्यादा होगी। क्लियर और नॉट गाइस? अब अगर तुमसे अदर एनोड रे की बात करते हो तो कटायन है उसमें जो भी चार्ज होगा मास उसके प्रोपोर्शन में, मतलब यहाँ पे तो मास हम एक तरीके प्रोटॉन्स का आएगा ना बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो दिस मास इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग वैल्यू एज कंपेयर्ड टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई बाय एम रेशियो फॉर एनोड रेज इज गोइंग टू बी लेस देन दैट फॉर कैथोड रे। एनोड रेज के लिए ई बाय एम रेशियो कम हो गया एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ कैथोड रेज, हाँ या ना? गुड, क्योंकि मास तुम्हारा एनोड रे में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, विल बी टेकिंग मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि तुम्हारा कैथोड रे के लिए इट वाज जस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ई बाय एम रेशियो फॉर एनोड रेज इज लेस देन ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज। ऐसी बेटा तुम्हें बस याद करना है कि ये जो ई बाय एम रेशियो है वो एनोड रेज के लिए कम होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैथोड रेज। ये मान के चलो अगर क्वेश्चन आ गया तो तुम कर लोगे, मतलब जस्ट कीप इन माइंड जब भी ऐसा सवाल आए ना ये हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन आ गया करना है, सही, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं गाइस, हमारी जो एनोड रेज हैं उनमें से हाउ डिड वी डिस्कवर प्रोटॉन। ओके बच्चों, तो गाइस हमने क्या कहा यार, हाइड्रोजन एटम से एनोड रे बना के देखो वो क्या होगी, बताओ बच्चों। हाइड्रोजन एटम से तुम क्या बनाओ, एनोड रे बनाओ। गाइस H11 में डू यू रियलाइज प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। न्यूट्रॉन कितना है? 0।
इलेक्ट्रॉन कितना है, एक होगा, जितना प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। यार तुमने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन यू हैव टेकन आउट, तो हमारे पास बचेगा क्या बच्चों, ये जो पार्ट है, व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट प्रोटॉन। मतलब जो एनोड रेज हाइड्रोजन से बन रही है, दे आर नथिंग बट प्रोटॉन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दिस इज नथिंग बट प्रोटॉन। क्लियर और नॉट गाइस, हाइड्रोजन एटम से जो हमारा एनोड रेज बन रही है, दे आर नथिंग बट प्रोटॉन। तो हमने क्या कहा कि लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन किससे बनता है बच्चों, हाँ, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड इज कॉल्ड प्रोटॉन। और ये लाइटेस्ट है गाइस, ओके बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक। और हमने कहा न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, हमने कहा भाई पॉजिटिव है नेगेटिव है, दो हो गए, लेकिन इससे मास ऑफ एटम तो ना निकल के आ रहा। ठीक है ना गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन, अदर एटम्स की बात करें तो हमने कहा भाई तुम्हारा प्रोटॉन आगे पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आगे नेगेटिवली चार्ज, दे शुड बी गिविंग अस द मास ऑफ एटम, जो कि बराबर नहीं हो रहा। सो देयर मस्ट बी सम न्यूट्रल पार्टिकल कॉल्ड न्यूट्रॉन्स, जो कि मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है ना बच्चों, तो वही चीज मैं लिख देता हूं, ड्यू टू मास डिफरेंस between proton and electron and mass of atom, neutrons were discovered. ओके गाइस, क्लियर है नहीं बच्चों, एक काम करते हैं, आई डोंट नो, आई डोंट केयर, ठीक है, इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पे आते हैं गाइस। हर एक का हम मास और चार्ज देखेंगे, समथिंग यू हैव टू लर्न, नहीं लर्न करोगे काम नहीं चलेगा। हाँ बेटा, नीचे वाला चार्ज है कूलम बेटा। न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो। पहले आते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, तुमने करा हुआ है आई थिंक। यस सर। गाइस उस बंदे ने क्या कहा, एटम इज अ sphere of positive charge with electrons embedded within the sphere. कि स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। ठीक है ना गाइस, आई गेस यू मस्ट बी नोइंग कि इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, कि तुम्हारी खीर है उसमें हमने किशमिश फेंक दी, धसा दी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, दैट इज व्हाई वी कॉल इट अ प्लम पुडिंग मॉडल। ये फेल हो गया, क्यों फेल हो गया, रदरफोर्ड आ गया, रदरफोर्ड कूद पड़ा और उसने कहा तुम्हारा मॉडल फेल, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड बंदे ने क्या किया, एक, ओके,
रदरफोर्ड बंदे ने क्या कहा, पहली चीज उसने लिया अल्फा पार्टिकल। यार ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है? इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस। इट इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस, या इसको हम ये भी कह सकते हैं हीलियम डबली आयनाइज्ड आयन, क्योंकि बंदे के पास क्या होते हैं, हीलियम एटम के पास क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर उसे डबली आयनाइज कर दोगे मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तुमने बाहर फेंक दिए, तो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस इज नथिंग बट हीलियम डबली आयनाइज्ड आयन। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, He242+। ठीक है ना गाइस? आइडिया इज इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज एंटिटी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये हमारे पास था, उस बंदे ने गोल्ड शीट ली, गोल्ड फॉइल या गोल्ड शीट, बहुत थिन शीट ली, और बंदे ने उस पर अल्फा पार्टिकल दे के मारने शुरू कर दिए। पता चला ज्यादातर तो सीधे निकल गए, पहली ऑब्जर्वेशन। कुछ तुम्हारे बहुत कम टर्न कर गए, और उससे भी बहुत कम रिबाउंड कर गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कुछ टर्न कर गए एंड वेरी फ्यू रिबाउंडेड। ठीक है, यही चीज मैं लिख देता हूं। उसके बाद इन तीनों चीजों से आई विल टेल यू व्हाट डिड वी कंक्लूड। पहले आते हैं ऑब्जर्वेशन पे। ऑब्जर्व क्या किया उसने, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट ऑल लिखा है गाइस, पास अनडिफ्लेक्टेड, सीधे निकल गए। दूसरा, सम अल्फा पार्टिकल्स were deflected at large angles. Next, very few alpha particles retrace their path. मतलब रीबाउंड कर गए। कंक्लूजन पे आते हैं बच्चों। व्हाट डिड वी कंक्लूड फ्रॉम दैट? हमने जो कंक्लूड किया वो गोल्ड फॉल के बारे में कंक्लूड किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंक्लूड क्या किया, यस ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए, हाँ या ना? इसका मतलब है जो गोल्ड फॉइल में, अज्यूमिंग इट टू बी वेरी थिन, हम कहेंगे यार गोल्ड फॉइल के अंदर एटम में, गोल्ड फॉइल के जो एटम है उनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस है, अल्फा पार्टिकल्स ऑलमोस्ट सारे पार कर गए उसे। तो हमने कहा कि जो गोल्ड फॉइल की जो एटम्स है उसमें देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस, या इन जनरल जो भी तुम्हारा एटम है इट हैज गॉट लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, द एटम इज प्रीडोमिनेंटली एम्प्टी, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। तो दूसरी चीज क्या आती है, यार कुछ तुम्हारे डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट क्यों होंगे? हमें बताए कि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होता, तो हमने क्या कहा, यार देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी समवेयर इन द एटम, जो कि हीलियम न्यूक्लियस को या अल्फा पार्टिकल को रिपेल करके दूसरी साइड में टर्न करवा रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? देयर मस्ट बी सम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंटिटी इन द एटम जो कि तुम्हारे अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करवा रही है। रिपल्शन होता है ना पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में, दैट इज व्हाई इट इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड। तो देयर इज सम positively charged body at the center of atom. कुछ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब बच्चों एक और चीज, पहले इन दोनों से तुम कंक्लूड कुछ कर सकते हो। क्या कंक्लूड कर सकते हो? कि जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है दैट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस स्पेस। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है? अब हम कह रहे हैं एटम इज ऑलमोस्ट एम्प्टी, हम ये भी कह रहे हैं देयर इज सम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो इट मस्ट बी इन अ वेरी स्मॉल रीजन ऑफ द एटम। तीसरी चीज बंदे ने क्या कही कि इट रीट्रेस द पाथ, राइट? इसका मतलब है लगभग सारा ही मास
एटम का उस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में होना चाहिए। हमने कहा मास किसका होता है ज्यादातर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का तो नेग्लिजिबल होता है उनके कंपैरिजन में। तो हम मान के चलेंगे जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है उसमें ऑलमोस्ट मतलब सारा मास है, मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिजाइड इनसाइड दैट पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ में आया नहीं आया बच्चों, कि जो हमारा मास ऑफ एटम है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का है, दैट इज इन दैट स्मॉल रीजन जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस का है। तो वही चीज मैं लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट all mass of atom is contained in the body, in the positively charged body. When I'm saying body, I mean the positively charged body at the center. और इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। हाँ या ना, क्लियर है गाइस? जस्ट अ मिनट बच्चों। ओके अब आते हैं बच्चों, वी हैव गॉट अ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के लिए फॉर्मूला। व्हाट इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस? इट इज 1.33 into 10 raised to the power minus 15 into atomic mass raised to the power 1/3 meter. This is the radius of nucleus बच्चों। A being your atomic mass raised to the power 1/3 मीटर में आ रहा है हमारा, मतलब this is giving us the value of radius of nucleus in meter। समझ गए guys? अच्छा, can we say this is nothing but radius of hydrogen nucleus? हाँ या ना? भैया हाइड्रोजन का अगर हम न्यूक्लियस ले रहे हैं उसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1। तो यार 1 डालोगे तो यही तो वैल्यू आएगी। दिस इज द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस। ओके बच्चों, नाउ जस्ट अ मिनट, लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन। बच्चों पहली चीज, ये क्वेश्चन मैं तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि तुम करोगे, समझाना मेरा काम है, ध्यान से समझो गाइस इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड इन अ कैथोड रे ट्यूब इज V वोल्ट। स्पीड एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मतलब V की कौन सी पावर। बच्चों एक चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कि हमारी जो भी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज ड्यू टू दैट चार्ज, मतलब दैट पोटेंशियल दैट हैज बीन अप्लाइड। जो भी काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल दैट हैज बीन अप्लाइड, राइट। तो गाइस ध्यान से देखो, क्या हम ये भी कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड? हाँ है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट V वोल्ट इज बेसिकली दैट सप्लाइंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल, राइट गाइस। जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है वी कैन राइट इट डाउन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। जहां पे चार्ज हम क्या लेंगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल हमें दे रखा है V। तो वही चीज मैं लिख देता हूं गाइस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड। और हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ mv²। पहले काम करता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या लिख देता हूं, चार्ज इनटू पोटेंशियल। ओके गाइस, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? हम कहेंगे फॉर द टाइम बिंग लेट अस कंसीडर इट E। E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 with a negative sign। अभी नेगेटिव साइन को फॉर द टाइम बिंग भूल जाओ, राइट। वी आर जस्ट लुकिंग एट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई। लेट E बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और उसको हमने V वोल्ट से एक्सेलरेट किया। कैन वी राइट दिस डाउन इक्वल टू EV? हाँ है ना, मतलब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू कूलम में ले लूंगा तो इट विल बी फाइन, राइट। मैंने उसको बस E लिख दिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को क्या लिख दिया, E। V वोल्ट से हमने उसे एक्सेलरेट किया। सो ये जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करी दैट इज रिजल्टिंग इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हाँ है ना, तो कैन वी राइट दिस डाउन एज हाफ mv² इज नथिंग बट EV। हमें पूछा गया है कि स्पीड या वेलोसिटी जो हमारा है स्पीड, वो किसके प्रोपोर्शनल है। डू यू रियलाइज गाइस V विल बी √2 EV/m। हाँ है ना,
एंड कैन वी से हमारा यहां से क्या आ रहा है, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग, हाँ या ना गाइस, ऑप्शन बी बेसिकली। क्लियर गाइस? हाँ बेटा, बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट v। काइनेटिक एनर्जी बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? सर मुझे नहीं आया। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिया ना बेटा, मतलब बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट चल रही, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज फिक्स्ड। ओके गाइस? सर एक और बारी हो सकता है एक्सप्लेन कर सकते हो, मुझे समझ में नहीं आया। बेटा आवाज बहुत धीरे आ रही है, सुनाई नहीं दे रहा। सर मुझे समझ में नहीं आया, आप एक और बारी एक्सप्लेन कर सकते हो। बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हाफ एम स्क्वायर होता है, ये चीज समझ नहीं आई या ये चीज समझ नहीं आई? ये वाला सर, राइट साइड वाला जो ईवी है ना, हाँ हाँ हाँ। बेटा देखो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ मैग्नीट्यूड हाँ। की बात कर रहा हूं मैं, हम्म, -19। हमने v वोल्ट से एक्सेलरेट किया, तो बेसिकली जो भी एनर्जी आई हमारी, ये हमारा, अगर मैं यहाँ पे कूलम में लेता, ये v वोल्ट है, तो हमारा ये जो आंसर आता, दिस एनर्जी वुड हैव बीन इतना जूल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? इनटू v, यस। इतना जूल। आइडिया इज दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट हैज बीन सप्लाइड due to that potential difference of v volt। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? When that electron was accelerated, this was the energy supplied to the electron which resulted in kinetic energy of the electron। समझे या नहीं समझे? यस सर। Right, this is what you get। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस। कर लिया नोट ये वाला? ओके, जस्ट अ मिनट। बच्चों स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? आई गेस यू मस्ट नॉट बी नोइंग दैट, दैट इज नथिंग बट योर चार्ज टू मास रेशियो। This is nothing but specific charge is nothing but charge to mass ratio। ये हमें दे रखा है, मास ऑफ ए टू मास ऑफ बी की भी रेशियो दे रखा है। पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस गाइस। कोई निकालेगा? बच्चों निकालो। स्पेसिफिक चार्ज की रेशियो दे रखी है 2:3, मास की रेशियो दे रखी है 2:3। पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर चार्जेस। बच्चों खुद से करो बच्चों। हो गया नहीं हो गया बच्चों? क्लियर है या नहीं? दिस वाज योर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 2/3। हम कहेंगे एम ए बाय एम बी, मतलब यहाँ पे एम ए बाय एम बी की वैल्यू हमें दे रखी है 2:3 अगेन। ठीक है, तो गाइस वही गया, उसका तो मैंने बस सॉल्व किया, दैट्स ऑल आई हैव डन। हमें पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ ए टू चार्ज ऑफ बी। समझा नहीं समझे गाइस? बोलो भाई बच्चों, बताओ। क्लियर है यहाँ तक? यस Good। सर। Yes, sir. Let us go on to something new। कूलम्स लॉ। गाइस कूलम्स लॉ क्या कहता है? Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, दो चार्जेस हैं विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। So the force acting between them is given as K Q1 Q2 by r square, where is K is a constant बच्चों। K is nothing but 1/4 pi epsilon नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K की वैल्यू ये है, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर एज फार एज केमिस्ट्री इज कंसर्न। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल्स हैविंग चार्ज Q1 and Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। ओके गाइस, अब ये चीज हम लगाने वाले हैं इनसाइड अ एटम, ये फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं इनसाइड अ एटम बच्चों। और एटम में भी हम एक स्पेशल टाइप ऑफ एटम की बात कर रहे हैं जिसमें देयर इज सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं। तुम कहोगे सर वो तो हमारा हाइड्रोजन ही होगा। मैं कहूंगा मैंने जरूरी है कि एलिमेंट ही देखो, आयन भी तो देख सकते हो। तो मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन,
जैसे सर 4 पाई के बाद क्या लिखा हुआ? एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके, जस्ट अ सेक। हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा था गाइस? आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन से हो गए गाइस? हाइड्रोजन। He में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं गाइस? दो होते हैं, एक हमने बाहर निकाल दिया। लिथियम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, बी में से हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। आइडिया इज दीज आर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। हम कहेंगे इसमें क्या है यार, एक न्यूक्लियस ठहरा, एक इलेक्ट्रॉन ठहरा, हाँ या ना? न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा यार? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जो चार्ज है वो तो प्रोटॉन्स की वजह से ही आ रहा है, तो Z आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, लेट E बी द चार्ज ऑन प्रोटॉन। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, ओके, E इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन, उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होगा बट विद अ नेगेटिव साइन। E मैंने क्या लिया है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन है इट मस्ट बी सम डिस्टेंस अवे, और उस पे चार्ज क्या होगा? E। ये हमारा एक बॉडी हो गई, चार्ज बॉडी। ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन हो गया हैविंग अ चार्ज E विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि E तो हमने मैग्नीट्यूड लिया था ना बच्चों। क्लियर है गाइस? अगर इस पे चार्ज ZE है तो इस पे चार्ज -E है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R, ओके। तो हम क्या कहेंगे, इनके बीच में फोर्स एक्टिंग क्या होगा? इट विल बी K ZE इंटू E। अभी तुम पूछने वाले हो सर साइन कहां चला गया, वो भी बताता हूं गाइस। साइन हमें ये बता रहा होता है कि वेदर द फोर्स इज अट्रैक्टिव और नेगेटिव, मतलब अगर तुम्हारे दो ऑपोजिट चार्ज हैं तो दे विल बी अट्रैक्टिंग, सेम चार्ज दे विल बी रिपेलिंग, राइट? तो आइडिया क्या है, यहां पे मैंने -E क्यों नहीं लिखा? बिकॉज आई नो दैट द फोर्स इज अट्रैक्टिव, दैट माइनस साइन वाज इंडिकेटिंग ओनली वन थिंग, दैट द फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? तो मैंने उसकी मैग्नीट्यूड की बात करी कि फोर्स है क्या, हमें पता है अट्रैक्टिव है, फाइन। दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सिंगल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब ये हमारा फोर्स की वैल्यू बता रहा है, दैट फोर्स विद विच दे आर बोथ आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये हमारा क्या आ गया बच्चों? KZE² बाय R²। ये हमारा यूज में आएगा, बाद में यूज में आएगा। कब यूज में आएगा? जब हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। इस फॉर्मूले को हम तब यूज करेंगे व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। एनीवे, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। लेट अस गो ऑन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पे आते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? K Q1 Q2 by R, that is what you get guys। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? This is the potential energy when two charges are separated by a distance R, K Q1 Q2 by R बच्चों। समझ में आया नहीं आया? राइट। इसका हम कहाँ यूज करेंगे? क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगा इसका यूज, अभी इसको बस इतना ही रखो, ओके गाइस। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या? थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड की बात करी थी, राइट? कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो हमारा व्हाट इज द वर्क डन, या व्हाट इज द एनर्जी सप्लाइड टू द इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? एक इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट से एक्सेलरेट किया तो EV इज द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना? क्लियर है गाइस? तो इसको मैं लिख देता हूं, इफ अ चार्ज is accelerated, या charged particle is accelerated through a potential difference of V volt, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दैट चार्ज पार्टिकल विल बी
चार्ज इंटू पोटेंशियल, हाँ है ना, अभी हमने इसको यूज किया था ऊपर, राइट। तो हमने कहा इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन को हमने 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कर दिया, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन? इट विल बी रिटन एज 1 eV. That is how we write it down. And what will be its value in joule? Guys, ये 1 eV समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन को हमने 1 वोल्ट से एक्सेलरेट कर दिया, तो गाइस दैट इज 1 eV. हम कहेंगे व्हाट विल बी द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, हाँ है ना। और हमने कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया? 1 वोल्ट से, और कूलम इंटू वोल्ट विल गिव अस द यूनिट जूल्स. So this is what 1 electron volt means. This is the energy. This is a unit of energy. और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10⁻⁹ जूल. You got to remember this relation. Important है guys, बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम क्या कहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट. इसको मैं लिख देता हूं, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू potential difference of 1 volt. Okay guys, clear है नहीं यहाँ तक? Let us do a question बच्चों. Hold on, let me just copy the question down. बच्चों क्वेश्चन पढ़ो. वो कह रहा है किस वेलोसिटी से हम अल्फा पार्टिकल को फेंके टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ अ कॉपर एटम ताकि वो 10⁻⁻13 मीटर तक पहुंच जाए फ्रॉम द न्यूक्लियस, इतने डिस्टेंस तक पहुंच जाए फ्रॉम द कॉपर न्यूक्लियस. गाइस इधर ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई ये अल्फा पार्टिकल उठाया हमने, दिस इज अ अल्फा पार्टिकल, ये हमारा कॉपर का न्यूक्लियस है. इनिशियली इसके पास क्या थी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, हाँ या ना? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये बिल्कुल क्लोजेस्ट पहुंच गया, जितना भी पहुंच सकता था. एट दैट टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी बच्चों? 0, रुक गया भाई. पॉजिटिव पॉजिटिव है, रिपेल कर रहे होंगे. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम जब वो क्लोजेस्ट पहुंच चुका है, उस टाइम पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0, राइट. और उसके बाद एट दिस पॉइंट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10⁻⁻13 मीटर. मतलब ऑल द काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना. दो चार्ज पार्टिकल के बीच में नाउ दिस एनर्जी, दिस काइनेटिक एनर्जी जो हमारी थी अल्फा पार्टिकल की, नाउ इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, हाँ है ना बच्चों. तो गाइस हम सीधा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज हाफ mv² विल बी इक्वल टू k q1 q2 बाय r, नॉट r², r पोटेंशियल एनर्जी. समझ गए बच्चों? वैल्यूज डालते हैं. पहले मैं एक बार इसे लिख दूं, q1 q2 भी लिख दूं, हाफ mv² विल बी इक्वल टू k. कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 29, नॉट मास, ठीक है ना. एटॉमिक नंबर 29. एंड व्हाट इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल? 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुके, तो 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना. मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा 2 टाइम्स द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हाँ है ना. दिस इज द चार्ज ऑन कॉपर न्यूक्लियस एंड दिस इज द चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, राइट गाइस, बाय आर. एक काम करो, वैल्यूज डाल दो बच्चों, या मैं ही डाल देता हूं वैल्यूज, देखते आओ. मास क्या होगा? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, है ना बच्चों. अल्फा पार्टिकल में क्या होते हैं तुम्हारे? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन. सो कैन वी से इट विल बी 4 into 1.67 into 10⁻⁻27 v² will be equal to 9 into 10⁻⁹ into 29 into 2 into
ई स्क्वायर बाय आर विच इज 10⁻⁻³ -13। हाँ है ना? सॉल्व टू गेट आंसर। मैं नहीं निकाल रहा, यू कैन सॉल्व टू गेट आंसर। कौन सा? 9 × 10⁻⁹ के की वैल्यू कांस्टेंट के। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई, बोलो गाइस। हो जाएगा क्वेश्चन। नाउ आई थिंक यू कैन डू इट। इनिशियली मुझे ये लग रहा था कि बच्चे शायद वैल्यूज डाल दो गड़बड़ करेंगे, बट नाउ आई डोंट थिंक यू कैन मेक एनी मिस्टेक। अब आते हैं समथिंग टू नोट। ये नोट कर लिया था गाइस? ऊपर वाला कर लिया था, नहीं कर लिया था? एक सेकंड सर, लास्ट वाला लिख रहा हूँ। लिख लो, नोट इट डाउन। सर डिनोमिनेटर में पावर क्या लिखी है? 10⁻⁻13 बेटा, हमें आर के लिए यही दे रखी है ना, 10⁻⁻13, वही उठाई है मैंने। मतलब 18 तो नहीं लग रहा है बाय एनी चांस? ओके, लिख लिया। लिख लिया, गुड। अरे गाइस आवाज नहीं। अब देखो नोट, वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10⁻15 बच्चों। तो गाइस अगर हम रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो कैन यू से 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पे हमने रेडियस ऑफ एटम ले लिया, डिवाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब जहां पे हमने रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ले लिया, विल बी इक्वल टू 10⁻15। हाँ है ना? तो अगर तुम रेडियस में रिलेशन देखना चाहोगे, डू यू रियलाइज द रिलेशन इज गोइंग टू बी आर ए विल बी आर एन यू इंटू 10⁻5। हाँ है ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गुड। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आगे हेल्प करेंगी बच्चों। इंपॉर्टेंट टर्म्स, पहला आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तुम्हें पता ही नहीं बताया बच्चों, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, बट डिफरेंट मास नंबर। एग्जाम्पल देखते चलेंगे गाइस। क्लोरीन, करेक्ट। ओके गाइस, ये हमने क्वेश्चन करे हुए हैं इसके ऊपर व्हेन वी आर डिस्कसिंग एवरेज एटॉमिक मास। हाँ है ना? आइसोबार्स पे आते हैं बच्चों। लेट अस गो ऑन टू आइसोबार्स। दे आर एलिमेंट्स having same mass number but different atomic number। ठीक है ना बच्चों? एग्जाम्पल देखते हैं। N714 एंड C614। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कैल्शियम 2040 एंड आर्गन 1840। ओके गाइस, आइसोटोन्स पे आते हैं। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स होते हैं, दे आर एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। गाइस न्यूट्रॉन्स निकलते कैसे हैं बाय द वे? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, फील्स करेक्ट और नॉट? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब उनका a माइनस जेड वैल्यू सेम होगी। एग्जांपल देखते हैं गाइस। N या O 816 एंड C614। यहां पे भी हमारा डिफरेंस सेम आ रहा है, यहां पे भी सेम आ रहा है, दोनों की डिफरेंस इज 8। हाँ है ना? क्लियर और नॉट गाइस? तो कार्बन का मास नंबर 14 होता है। नहीं, उसका हमने आइसोटोप उठाया है। ठीक है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दे आर स्पीशीज और एलिमेंट्स having
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये अभी चीज नहीं समझ में आएगी, क्योंकि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ सकते हो जिन्होंने पीरियोडिक टेबल को याद किया था, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, समथिंग जो कि हम इस चैप्टर के वर्चुअली एंड में पढ़ रहे होंगे, हाउ टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं, सारे ग्रुप में नहीं, मतलब ऐसे मान के चलो एक एलिमेंट, उसके बाद तुम आयंस पे चले आओ, लेफ्ट राइट दोनों तरफ जाओगे, यू विल गेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। एग्जांपल देखो, Na+, एग्जांपल यहां पे लिख देता हूं, Na+, Mg2+, Al3+, इन तीनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर गाइस? अब आते हैं नेक्स्ट पे, आइसोस्टर्स। They are species having same number of atoms and electrons. Atoms भी सेम और इलेक्ट्रॉन्स भी सेम। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर फील आएगी। CO एंड N2। गाइस CO में कितने एटम्स हैं? 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन। N2 में कितने हैं? अगेन 2। अगर तुम इनमें इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, नाइट्रोजन के 2 × 7, अगेन 14। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर और नॉट? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं, आइसोडायफर्स। These are elements having same difference of proton and neutron. गाइस हमारा प्रोटॉन क्या होता या न्यूट्रॉन क्या होता? A-Z। उसमें से Z सब्ट्रैक्ट कर दो। आइडिया इज A-2Z वैल्यू शुड बी सेम। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ओवर हियर। A-2Z, A-Z और द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, -Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। एक काम करते हैं, एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। C612, N714, O816। तुम रियलाइज करोगे इन सब में डिफरेंस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज गोइंग टू कम आउट 0। हाँ है ना? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस तुम्हारा 0 आएगा। बताओ गाइस, क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रोटॉन्स 6, न्यूट्रॉन्स 6, मतलब 12 - 6 6, दोनों का डिफरेंस 0। तीनों में तुम्हारा वही आएगा बच्चों। इसमें 6 - 6 आया, इसमें 7 - 7 आया, इसमें 8 - 8 आया। द डिफरेंस इज कमिंग आउट इक्वल टू 0। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये कई बार आएगा बच्चों। अभी हम माइल्डली डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम इसको केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसे सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे। 12th में आता जाएगा, ठीक है ना गाइस? तो लेट अस स्टार्ट विद एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहां पे आता है। दीज आर स्पीशीज हैविंग non-zero unpaired electrons. Species having non-zero unpaired electrons. अब तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं पता, सो दैट इज अ प्रॉब्लम। इसलिए मैं बस सीधा लिख रहा हूं और एग्जांपल दे देता हूं, बट जस्ट लीव इट एट दैट बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाउ डू वी गेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें पता नहीं, इसलिए जस्ट राइट दिस डाउन एटसेट्रा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस पे। गाइस उसमें थे नॉन जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड अप है। तो दीज आर स्पीशीज हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है गाइस? गुड। दिस वाज नॉट एग्जैक्टली अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कर लिया हमने, ठीक है ना गाइस?
नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे। Let us go on to electromagnetic radiations. Guys, बहुत सारी थ्योरी आई, उनको हम ब्रीफ में पढ़ते आएंगे। मैक्सवेल बंदे ने क्या कहा? मैक्सवेल ने कहा लाइट इज अ वेव। मैक्सवेल सेड लाइट इज अ वेव, या लाइट वेव्स आर associated with oscillating electric and magnetic character. क्रक्स क्या है उसका? लाइट इज अ वेव। बंदे ने ये कहा, दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि बाकी चीजें तुम किस में पढ़ोगे? फिजिक्स में, कैरेक्टर्स। Electric and magnetic field are perpendicular to each other and perpendicular to propagation of wave. And they can also travel in vacuum. Electromagnetic waves can also travel in vacuum. हमने कहा इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी हमें, हमारा उससे भी काम चल जाता कि लाइट इज अ वेव। हमारा काम की चीज क्या है कि अगर ये वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर रेडिएशन, दे आर वेव्स बेसिकली, तो यार इनके साथ एसोसिएटेड क्या होना चाहिए? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। हाँ है ना बच्चों? एसोसिएटेड वेवलेंथ, एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी, एसोसिएटेड टाइम पीरियड एंड वेव नंबर। अब इसमें तुम्हें जो चीज नहीं पता है वो है वेव नंबर, राइट गाइस? उन सबको अभी हम करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। पहली चीज बच्चों, हमने कहा बहुत सारी रेडिएशन हो सकती हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, राइट गाइस? तुम्हारे पास बहुत सारी रेडिएशन हो सकती हैं ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। हमने उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिख दिया, ठीक है ना गाइस? फ्रीक्वेंसी वैल्यूज की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी हम किस में देख रहे हैं? हर्ट्ज में बच्चों। अब गाइस काम की चीज हमारी क्या है? इसको मैं लिख दिया हूं इन हर्ट्ज ना, जो पार्ट केमिस्ट्री का है उसमें वो निकाल रहा हूं। ठीक है बच्चों, इधर ध्यान दो। हमने कहा हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। तो गाइस सबसे पहले तुम्हारी आती है गामा रेज, उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, फॉलोड बाय एक्स रेज, फॉलोड बाय यूवी रेज, फॉलोड बाय विजिबल लाइट, followed by infrared rays, followed by microwaves, and followed by radio waves. तो हम क्या कहेंगे गाइस? गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है और तुम्हारा रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। विजुअल लाइट की बात करते हैं बच्चों। विजुअल लाइट में हमारे पास ये होता है, इंडिगो ज्यादा पता नहीं चल रहा होता, डिफिकल्ट टू डिसर्न फ्रॉम वॉयलेट, कि वॉयलेट कब खत्म हुआ, इंडिगो कब स्टार्ट हुआ। तो इंडिगो इज काइंड ऑफ, जब हम बाद में पढ़ेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टफ, तो हम मान के चलेंगे वी स्किप इंडिगो। हम कहते हैं यार वो वॉयलेट में ही इतना मिला हुआ होता है, इट्स हार्ड टू आइडेंटिफाई। एनीवे, जो मेरा काम था वो ये था
कि हमारा विजिबल लाइट में वॉलेट एंड है, रेड एंड है, तो वॉलेट एंड की फ्रीक्वेंसी इज मोर, रेड एंड की फ्रीक्वेंसी इज लेस। ठीक है ना बच्चों, वॉलेट एंड की फ्रीक्वेंसी इज मोर, रेड एंड की फ्रीक्वेंसी इज लेस। मतलब यहाँ पे वॉलेट एंड है, यहाँ पे रेड एंड है, और इनकी वेवलेंथ भी है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। एक चीज और याद रखना गाइस, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो वॉलेट की वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो वॉलेट की वेवलेंथ है 3800 एंगस्ट्रॉम, रेड की है 7600 एंगस्ट्रॉम। फैक्ट टू लर्न इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो बेसिकली हम कहेंगे 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻⁻10 मीटर। अभी हम सारी यूनिट्स देखेंगे गाइस थोड़ी देर में। पहले आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फीचर्स विच डिफाइन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या क्या होते हैं, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आते हैं फ्रीक्वेंसी पे बच्चों। होल्ड ऑन, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस मेड बाय वेव इन 1 सेकेंड। बेसिकली अगर देखा जाए तो इट इज नथिंग बट 1 बाय टाइम पीरियड। हाँ या ना, ये हमने लिख लिया एग्जैक्ट। फ्रीक्वेंसी written as nu, frequency is nu, it is nothing but 1 by time period। ठीक है ना बच्चों, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, हर्ट्ज, या हम क्या बोल सकते हैं, सेकंड इनवर्स। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक, वेयर टी वाज अ टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव। हाँ, तो गाइज एक काम की चीज यहां पे नोट कर लो कि जो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। मतलब तुम समझ सकते हो गाइस कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी थी, गामा रेज की। तो गामा रेज हैव गॉट मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है गाइस, तो यहां पे मैं लिख दूं गामा रेज हैव मैक्सिमम एनर्जी। ओके गाइस, तो अगर तुम इनफैक्ट सिंस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर तुम एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व बनाते हो तो क्या बनेगा बच्चों, इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ है ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। क्लियर और नॉट गाइस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। हाँ बेटा कुछ कह रहे थे, वेवलेंथ पे आते हैं, लैम्डा। इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रेस्ट और ट्रफ्स, है ना। लैम्डा, लैम्डा दैट इज हाउ वी डिनोट इट। तो देखो गाइस, either you can call this lambda or you can call this lambda। और इसको हम क्या बोलते हैं, दिस वन कंप्लीट वेव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, सेम थिंग, दिस इज योर वन वेव। ओके गाइस, लैम्डा किसमें मेजर किया जाता है, लैम्डा इज मेजर्ड इन मीटर में कर सकते हो, एंगस्ट्रॉम में कर सकते हो,
तो गाइस 1 एंगस्ट्रॉम वाज 10⁻⁻10 मीटर, हाँ है ना। और क्या कर सकते हो, नैनोमीटर में कर सकते हो, विच इज 10⁻⁻9 मीटर, या किस में कर सकते हो, पिकोमीटर में, विच इज 10⁻⁻12 मीटर, स्मॉलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड इट इज नथिंग बट 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। याद कर लो गाइस, आगे इन्हीं को यूज करने वाले हैं। अब गाइस ये मैंने तुम्हें बताया था कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट गाइस। मतलब तुम ऐसे मान के चलो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा, हाँ है ना। फ्रीक्वेंसी जिसकी मिनिमम उसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम, एंड ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम का मतलब है वेवलेंथ मिनिमम। ओके गाइस, तो बेसिकली हमारा वेवलेंथ सबसे कम कौन सी रेडिएशन की होगी बच्चों, गामा या रेडियो? वेवलेंथ सबसे कम गामा की, वेवलेंथ का मतलब फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, इट विल बी गामा, ठीक है। तो गाइस इधर ध्यान दो, सपोजिंग वी ड्रॉ कर्व बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, y इक्वल टू 1/x टाइप कर्व, हाँ है ना बच्चों। और अगर तुम देखते हो फ्रीक्वेंसी वर्सेस 1/λ का कर्व, तो गाइस यू कैन अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, हाँ है ना। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, सो इट इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट कर्व। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया बच्चों? बेटा यहाँ पे देखो, अगर तुम इसको मतलब लेट अस पुट इट लाइक दिस, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू k/λ, ये कर दिया मैंने, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए इक्वल टू इसका साइन लिया है, k इज अ कांस्टेंट। अब अगर हम y, ये है एक तरीके y इक्वल टू k/x, तो तुम रियलाइज करोगे y वर्सेस x का कर्व बनाओगे तो इस टाइप का बनेगा। और अगर मैं 1/λ को मानता हूं x, ये k/λ था ना बेटा, 1/λ इज ऑन x एक्सिस, तो बेटा ये तो फिर ये बन जाएगा ना kx, y इज इक्वल टू kx, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। नहीं आया समझ? नहीं आया ना? याद कर लो, ये तुम्हारा अभी तुम करोगे, यू विल डू ऑल दिस कर्व्स, ठीक है ना। ये जब तक हम स्टेट्स ऑफ मैटर तक पहुंचेंगे देन यू विल बी क्वाइट फैमिलियर विद दिस कर्व्स, कि हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में हम बहुत कर्व करने वाले हैं ऐसे। हाँ नहीं, अभी तो 2 चैप्टर और आएंगे इसके बाद, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। एनीवे गाइस, एक चीज समझ गए तुम कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, राइट। मतलब अगर हमारे पास 2 रेडिएशन दे रखी है, एक की फ्रीक्वेंसी ν2, एक की फ्रीक्वेंसी ν1, इनकी रेशियो लेंगे, इट इज नथिंग बट λ1/λ2, हाँ है ना। क्लियर और नॉट गाइस? क्लियर है या नहीं? सिंस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर हमने 2 रेडिएशन ली, एक की फ्रीक्वेंसी ν2 है, एक की फ्रीक्वेंसी ν1 है, तो उनकी जो रेशियो होगी दैट इज नथिंग बट λ1/λ2, हाँ है ना। फील आ रही है नहीं आ रही है गाइस? यहाँ पे हम कहेंगे बेसिकली ν2 कैन बी रिटन एज कांस्टेंट बाय λ2 एंड दिस विल बी कांस्टेंट बाय λ1, कांस्टेंट कट गया, यू विल हैव λ1/λ2, हाँ या ना? गुड, हाँ हाँ, ये ν2 ν1 है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, लेट अस गो ऑन टू वेव नंबर। वेव नंबर is like this. These are the number of waves present per unit length. These are the number of waves present per unit length. Clear guys? तो हमारा बेसिकली अगर देखा जाए, इट इज नथिंग बट 1/λ, इट इज नथिंग बट 1/λ, the unit of wave number is मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। बेसिकली वेव नंबर इज नथिंग बट is reciprocal of
of wavelength. 1 by lambda is your wave number. Okay, guys. Wave number is equal to 1 by lambda. Right, guys. यहां तक किसी बच्चों को डाउट? नेक्स्ट पे आते हैं. पार्टिकल. पार्टिकल नेचर of electromagnetic radiation. अभी हमने कहा था जो तुम्हारी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर वेव, राइट? रेडिएशन इज अ, लाइट इज अ वेव. अब हम कह रहे हैं कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर ऑल्सो. ठीक है ना बच्चों? कि लाइट शोज बोथ नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर. ठीक है? Basically, we are going to discuss Planck's quantum theory. Planck's quantum theory. Okay, तो guys हुआ क्या? पार्टिकल नेचर की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये तो एक्सप्लेन हो गए हमारे किससे? वेव नेचर से. These two phenomenon are explained by wave nature of electromagnetic radiation. क्या चीजें एक्सप्लेन नहीं हुई? व्हाट कुड नॉट बी एक्सप्लेन वो भी देख लो, जिसके लिए हमें पार्टिकल नेचर के पे आना पड़ा. व्हाट कुड नॉट बी एक्सप्लेन. पहला, emission of radiation from, हाँ बेटा क्या हो गया? से डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस आपने पहले करवा दिया ना, फिजिक्स, फिजिक्स है, करोगे फिजिक्स में करोगे. ठीक है? व्हाट कुड नॉट बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन क्या नहीं हो पाया? एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडीज, जिसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है गाइस? नेक्स्ट पे आते हैं. व्हाट कुड नॉट बी एक्सप्लेन वो बता रहा हूं. बेसिकली ये चीजें क्या है? बाई चांस इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है तो करने की जरूरत है, अदरवाइज दिस इज समथिंग जो कि तुम्हारा क्वेश्चन की फॉर्म में रेयरली आएगा. ज्यादा तुम्हारे एटॉमिक स्ट्रक्चर में न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल विच यू हैव नॉट इवन स्टार्टेड विद. एक न्यूमेरिकल हमने किया है, वो भी हमारा जेई एडवांस का. ठीक है? दैट कॉपर वाला. ओके गाइस, इन एनी केस लेट अस गो अहेड. मतलब थ्योरी में अभी ज्यादा चिंता मत करो. लेट अस स्टार्ट. इजेक्शन of electron from metal surface, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, which is nothing but photoelectric effect. गाइस हमने मेटल स्ट्रिप ली, उस पे हमने रेडिएशन डाली. हमने मेटल स्ट्रिप ली, उस पे हमने रेडिएशन डाली. उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया. दैट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गाइस. मेटल स्ट्रिप थी, उसके ऊपर हमने रेडिएशन डाली, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इट जंप्स आउट एंड दैट रिजल्ट्स इन, दैट इफेक्ट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट गाइस. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. अगेन समथिंग यू डोंट नो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा या नेक्स्ट क्लास में. लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स. नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ
heat capacity of solids. Oh, sorry. Just something you have got to learn as function of temperature. अब आते हैं गाइस ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे. अभी करवा रहा हूं बेटा, जस्ट वेट. ब्लैक बॉडी रेडिएशन गाइस ध्यान से देखो. When solids are heated, they emit radiation over wide range of wavelengths. बेसिकली अगर तुम सॉलिड को हीट कर रहे हो तो इट एमिट्स रेडिएशंस, एंड नॉट ओनली रेडिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, बहुत सारी वेवलेंथ्स की रेडिएशन वो एमिट करता है व्हेन इट इज हीटेड. जस्ट अ सेक. ठीक है बच्चों, तो मैं क्या बता रहा था, ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी एग्जैक्टली क्या है? इट इज अ बॉडी विच कैन emit or absorb all frequencies. It can emit radiations of all frequencies. Similarly, absorb radiations of all frequencies. Now, some experiment that we did, क्या हमने आयरन की रॉड ली. We took a iron rod and we heated it. Iron rod ली and we heated it. तो हीट करने पे क्या ऑब्जर्व किया गया? When iron rod is heated in a furnace, it turns to dull red, and redness increases with further rise in temperature. If it is heated further, the radiation becomes white. And becomes blue then at very high temperature. मतलब do you realize guys कि तुम्हारा वो रेड से ब्लू की तरफ जा रहा है, हाँ है ना? और रेड से ब्लू की तरफ तुम्हारा इंटेंसिटी क्या हो रही है, एक तरीके बढ़ती जा रही है, राइट और रॉन्ग गाइस? राइट, क्योंकि तुम्हारा दैट रेड वाज ऑन द लोअर एनर्जी एंड, राइट? दैट ब्लू इज ऑन द हायर एनर्जी एंड. तो बेसिकली रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. रेडिएशन की इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. हाँ नहीं, इसका भी ज्यादा यूज नहीं है एक्सेप्ट फॉर अ पर्टिकुलर कर्व, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए. दैट इज द ओनली थिंग. ओके गाइस, दैट इज द ओनली थिंग. बाकी जो भी मैं लिख रहा हूं दैट यू कैन चलो आगे चलते हैं. द एमिटेड black body
radiation has higher frequency at higher temperature. हाँ या ना, higher frequency है, higher frequency radiation at higher temperature. हाँ या ना, रेड से ब्लू एंड पे पहुंच गया. It is indicated by color change basically. यहां तक कोई डाउट गाइस? ओके, तो गाइस आइडियल ब्लैक बॉडी कौन सी होती है? ऑब्वियसली बात है, देयर इज नो आइडियल ब्लैक बॉडी. लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी वो है which absorbs and emits radiation of all frequency, but it is the ideal body which emits and absorbs radiations of all frequencies or wavelength. ये हमारी थी ब्लैक बॉडी. और ऐसी तुम्हारा रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी. एंड radiations emitted from such a body yeah. Okay guys, and technically there is no ideal black body. Now let us have a look at a curve. Something which was observed. Intensity of radiation versus wavelength. This is a curve that you observe. This is at lower temperature, this is at higher temperature. Okay guys, कर्व है, याद करने का है. इस कर्व से हमें पता क्या चलता है वो मैं अभी लिख देता हूं. एंड यू विल बी एबल टू रियलाइज, हाँ यही चीज है. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर या एट अ गिवन टेम्परेचर, intensity of radiation increases with decrease in wavelength. Reaches a maximum value and then starts decreasing with further decrease in wavelength. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले वेवलेंथ डिक्रीज करते गए, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ती गई. इट रीच्ड अ पीक वैल्यू. उसके बाद फर्दर वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो तुम्हारी इंटेंसिटी स्टार्ट्स टू डिक्रीज अगेन. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? पहले तुम वेवलेंथ डिक्रीज कर रहे थे, तुम्हारी इंटेंसिटी बढ़ती गई, रीच्ड अ पीक वैल्यू, फिर और वेवलेंथ डिक्रीज करोगे तो तुम्हारी इंटेंसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग.
ठीक है गाइस, नाउ लेट अस गो ऑन टू अ न्यू थिंग, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अभी हमने देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब आता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि किसकी बात कर रहा होता है? पार्टिकल। अब बच्चों देखो, हम क्या कहते हैं, प्लैंक ने क्या कहा कि जो भी एनर्जी है रेडिएशन की, दैट इज एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। मतलब सपोजिंग लाइट जल रही है और तुम्हारे को यू टू फाइंड आउट तुमने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करी राइट फ्रॉम द लाइट। तो आइडिया क्या है, हम कहेंगे से इसमें से 10 पैकेट्स ऑफ एनर्जी तुम्हारे ऊपर टकराए, यू नो द एनर्जी ऑफ वन पैकेट, यू मल्टीप्लाई इट बाय 10, यू विल गेट द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी। तो हमें क्या दिया उसने कहा कि दे आर पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि तुम्हारी रेडिएशन से निकल रहे हैं, व्हेन दोस पैकेट्स स्ट्राइक यू, यू एब्जॉर्ब दैट एनर्जी गाइस। तो उसने पैकेट्स की बात करी, दोज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन और क्वांटा। ये चीज समझ में आई नहीं आई? दोज पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि रेडिएशन से निकल रहे हैं, दैट कंटेन एनर्जी, दोज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटोन या क्वांटा। यहां से हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे गाइस। तो सबसे पहले मैं यही चीज लिख दूं जो मैंने बताई है, एनर्जी इज ऑलवेज एमिटेड या एब्जॉर्ब्ड in form of discrete packets of energy called photon या quanta. And energy associated with each photon or quanta, energy associated that packet of energy is directly proportional to frequency of radiation. इसको समझो बच्चे, क्या कह रहा है? ये कह रहा है हर फोटोन या क्वांटा की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी, बट वी नीड अ फॉर्मूला। फॉर्मूला भी हम करेंगे, पहले एक चीज समझो गाइस, ऑल फोटॉन्स इन वैक्यूम travel with speed of light. C equal to 3 into 10 raised to the power 8 meter per second. The speed changes in different medium. But the frequency remains same. Okay guys, clear है या नहीं? Hold on guys, let me just check. Okay. तो गाइज हम क्या कहेंगे, वी आर डिस्कसिंग द फॉर्मूला। हमें पता है E ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो हमने कहा भाई फॉर्मूले के हिसाब से लेट अस अप्लाई अ कांस्टेंट H। H इज अ कांस्टेंट जिसे हम क्या बोलते हैं, मैं इधर लिख देता हूं, H इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक ने थ्योरी दी, उसका प्लैंक्स कांस्टेंट हमने ले लिया। इसकी वैल्यू है 6.63 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड।
दैट इज व्हाट यू गेट गाइस, ये हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। और गाइस ये वैल्यू याद करनी है ऑब्वियसली। दूसरी चीज बच्चों, लेट अस गो ऑन द नेक्स्ट। हमें पता है गाइस स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, वी कैन से दैट, हाँ है ना। और हमें पता है 1 बाय टाइम पीरियड वाज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। तो वी कैन राइट दिस डाउन एज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज नथिंग बट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। यहां से हमारा एनर्जी के फॉर्मूले को हम चेंज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू था ना, न्यू की जगह क्या डाल सकते हो गाइस, सी बाय लैम्डा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो बच्चों। फ्रीक्वेंसी की कैन बी रिटन एज स्पीड बाय लैम्डा, सो इट कैन बी रिटन एज एच सी बाय लैम्डा बच्चों, हाँ या ना, लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो बच्चों। गाइस नॉर्मली दिस इज द फॉर्मूला विल बी यूजिंग, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती क्वेश्चन में, हमें दे रखा होगा वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन और हमें एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। तो दिस इज द फॉर्मूला विल यूज, विल बी गिवन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, सी हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ तो दिस इज द फॉर्मूला विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, हाँ या ना, बोलो गाइस क्लियर है यहां तक? ओके, सर तो नोट नहीं कर पाए? ओके, हियर यू आर। नेक्स्ट आते हैं वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या होता है बच्चों, 1 बाय वेवलेंथ, हाँ है ना। हमें पता है ये जो 1 बाय वेवलेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, हाँ है ना। ये जो वेव नंबर था 1 बाय वेवलेंथ, क्या हम कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं कि जो 1 बाय वेवलेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब हमारा एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, हाँ है ना। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एच सी इंटू वेव नंबर, मतलब जिसका वेव नंबर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, हाँ है ना बच्चों। तो वी कैन से एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर। क्लियर और नॉट गाइस, समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्योंकि हमें पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो वी कैन से एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेव नंबर, हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, बोलो गाइस, अब नोट कर लो। अब इसके बाद सीधा क्वेश्चंस करेंगे गाइस, विल बी जस्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस एंड आई थिंक क्वेश्चन के बाद तो हमारी क्लास ही ओवर कर देंगे हम, ठीक है? कर लिया नोट बच्चों, नोटेड इट डाउन, बताओ गाइस। ओके फाइन, 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। बच्चों क्वेश्चन पढ़ा तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा? उसने कहा है पहली चीज कुछ अजीब सी बात कर रहा है, जो तुमने पढ़ा है उसके ऊपर तो बेस लग नहीं रहा है ना, कि कुछ 50% एब्जॉर्ब एनर्जी है उसको एमिट कर रहा है। फोटोन जो एब्जॉर्ब हुए और जो एमिट हुए दे आर इन द रेशियो 1:2। तो उसने वेवलेंथ x एंगस्ट्रॉम की रेडिएशन एब्जॉर्ब करी, तो एमिट कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन करी है, ठीक है ना गाइस? समझ में आया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं आया। एक काम करते हैं, एब्जॉर्ब एनर्जी देखते हैं कितनी है, एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है, उसका 50% एमिटेड एनर्जी है, ठीक है ना। अब उसने ये भी कह रखा है कि अगर हम एक फोटोन एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो 2 फोटोन एमिट कर रहे हैं, हाँ है ना। क्लियर है गाइस? तो मान के चलो एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, 2 फोटोन एमिट हुए, तुम कहोगे सर x और 2x होना चाहिए यार, x तो कटना है, ठीक है या नहीं बच्चों? तो हम क्या कहेंगे कि लेट अस अज्यूम एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ, 2 फोटोन एमिट हुए, तो हम कहेंगे hc/x विल बी योर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हाँ है ना। hc/x इंटू 1 कर दूं मैं कन्वीनियंस के लिए, भाई एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और एक ही फोटोन उस बंदे ने एब्जॉर्ब किया, हाँ है ना। क्लियर और नॉट गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई? hc/x वाज द एनर्जी ऑफ फोटोन इंटू 1, क्योंकि एक ही फोटोन एब्जॉर्ब किया है। अब इसका 50% का मतलब 50/100, इतनी एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स, हाँ या ना। ये चीज समझ आई नहीं आई? इतनी एनर्जी है जो कि तुम्हारी एमिट हुई, 50% ऑफ द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज एमिटेड, क्लियर और नॉट? तो ये हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब थी, उसकी 50% इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ 2 फोटॉन्स, तो हम कहेंगे 2 इंटू फोटोन की एनर्जी, ये एमिटेड फोटोन की बात कर रहा हूं मैं, लैम्डा ही तो निकालना है, हाँ है ना बच्चों। दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट लैम्डा ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ x,
हो गया नहीं हो गया बच्चों? योर लैम्डा विल बी इक्वल टू 4x। क्लियर और नॉट गाइस? बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया? हो गया क्लियर? दिस वॉज योर absorbed energy, उसका 50% was your emitted energy in the form of 2 photon। हो गया गाइस? आगे चलें? Shall we go on to the next question? यही निकालना था। गाइस एक बड़ी काम की चीज, उस बंदे ने x एंगस्ट्रॉम में दे रखा है यार, हमें तो उसे मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था। एचसी बाय लैम्डा में तो लैम्डा मीटर में होना चाहिए। हम कहेंगे कोई बात नहीं, यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में, यहाँ पे भी एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। यहाँ पे जो लैम्डा आ रहा है दैट इज कमिंग आउट इन एंगस्ट्रॉम। क्लियर गाइस? ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बच्चों तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। उसने कह रखा है हमें एक ऐसा फोटोन चाहिए जिसकी एनर्जी इज एवरेज ऑफ द एनर्जी ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ दिस एंड दिस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दो वेवलेंथ दे रखी है, दो वेवलेंथ की मतलब दो रेडिएशन दे रखी है जिनकी वेवलेंथ हमें दे रखी है, और हमें एक ऐसा फोटोन निकालना है जिसकी एनर्जी इज एवरेज ऑफ द एनर्जी ऑफ दीज टू फोटॉन्स। hc by lambda will be equal to hc by lambda 1 plus hc by lambda 2 by 2। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? एवरेज तुम्हारा मेरे ख्याल से तो कुछ उस तरीके से जाएगा जो तुम्हारा फिजिक्स में तुम पढ़ते नहीं हो गाइस, इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सीरीज पैरेलल टाइप फील्ड, उसी टाइप में तुम्हारा लैम्डा जाएगा। निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? लैम्डा विल बी 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। तो यार उसमें कुछ ऐसा ही तो चल रहा होता था कि 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 1 बाय, मतलब 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। उसी पैटर्न में चल रहा है। हाँ है ना बच्चों? आई डोंट थिंक दिस आंसर इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यू जो तुमने निकाली है, तुमने जो बोली है। निकाल के देख लेना गाइस। दिस इज द रिलेशन दैट यू आर गोइंग टू गेट बेसिकली। उसने रिलेशन पूछा था या वैल्यू पूछी थी? वैल्यू पूछिए, निकाल लोगे। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? दिस विल गिव यू द आंसर। एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस बच्चों। बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम की चीज गाइस, हम कहेंगे एनर्जी हम क्या निकालते हैं फोटोन की? hc बाय लैम्डा। हाँ है ना? ये आंसर किसमें देता है गाइस? जूल में। हम कहेंगे अगर हमें आंसर चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो गाइस वैसे बच्चे कहेंगे सर एक काम करते उससे डिवाइड कर देते हैं 1.6 × 10⁻⁹ से। हमने कहा एक और काम आसान करो, हमें लैम्डा मीटर में तो कोई देगा नहीं, या तो एंगस्ट्रॉम में देगा या नैनोमीटर में देगा, क्योंकि वेवलेंथ की स्टैंडर्ड मतलब जो वैल्यूज आती हैं वो उसमें या तो नैनोमीटर में देगा या एंगस्ट्रॉम में देगा। तो हमने उन सभी फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करके क्या कर दिया, दिस इज व्हाट यू गेट 1240 बाय लैम्डा इन नैनोमीटर। ये जो एक्सप्रेशन है दिस विल गिव अस द आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई एच सी कॉन्स्टेंट, एच और सी तो कांस्टेंट है ना, 6.60 × 10⁻34, सी कांस्टेंट 3 × 10⁸, उसको डिवाइड कर दिया 1.6 × 10⁻19 से, और हमने लैम्डा जो मीटर में था उसे कन्वर्ट कर दिया नैनोमीटर में। अगर इन सभी को अकाउंट फॉर करोगे दिस इज द वैल्यू दैट यू आर गोइंग टू गेट। वेवलेंथ अगर हमें नैनोमीटर में दे रखी है तो, या एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करो, इस फॉर्मूले में डालो, यू विल गेट द एनर्जी ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट नहीं? एक और चीज गाइस, जस्ट अ टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म है, बच्चे कहते हैं सर ये टर्म का मतलब क्या है, इसलिए बता रहा हूं। मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। गाइस these are radiation having only single wavelength। ठीक है ना गाइस? रेडिएशन having a single wavelength, रेडिएशन हैविंग सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? रेडिएशन हैविंग ओनली सिंगल वेवलेंथ, दैट इज मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन। बच्चों क्लियर है गाइस? तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन पढ़ो। बंदे ने कह रखा है
एक सरफेस है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम की लाइट रिसीव कर रहा है, इस वेवलेंथ की लाइट रिसीव कर रहा है एट द रेट ऑफ 10⁻⁷ जूल पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड इतनी एनर्जी हमें मिल रही है गाइस, पर सेकेंड हमें इतनी एनर्जी मिल रही है। व्हाट आर द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड पर सेकेंड? यार पहली चीज, उसने पर सेकेंड हमें दे रखा है, इतनी एनर्जी मिल रही है, और वो पूछ रहा है पर सेकेंड कितने फोटॉन्स रिसीव हो रहे हैं, हाँ है ना। यार एक काम करते हैं, ये 10⁻⁷ है। पहली चीज यूनिट्स देखो गाइस, यहाँ पे पर सेकेंड है और यहाँ पे भी पर सेकेंड ही पूछा है, तो सेकेंड इज आउट, मतलब सेकेंड की तो कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस हम कहेंगे इतनी एनर्जी मिल रही है। यार एक फोटोन की एनर्जी तो हमें पता है hc/λ इंटू एन कर दो, क्योंकि एन ही तो निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड पर सेकेंड, हाँ है ना। सो दैट 10⁻⁷ इज नथिंग बट n इंटू hc/λ। बच्चों समझ में आया या नहीं आया? दैट्स इट, दैट विल गिव यू द आंसर। एक काम की चीज, यूनिट्स बच्चों, जब तुम सॉल्व करने लगोगे तुम एक्सप्रेशन तो छोड़ नहीं सकते, यू विल हैव टू सॉल्व टिल द एंड। तो गाइस ध्यान से देखो, 10⁻⁷ है, number of photons, n is telling us number of photons received per second, okay guys। तो बच्चों यहां से हम क्या करेंगे, इंटू hc/λ करना है। यार h कांस्टेंट c कांस्टेंट, जब तुम इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 6.63 इंटू 3, दैट इज रफली लाइक 19.9, 20 मान लो, तो इट विल बी 20, 10⁻⁻34 और 10⁻8, इट विल गिव 10⁻⁻26। यार hc की वैल्यू याद कर लो, कन्वीनियंट रहेगा। 20 इंटू 10⁻⁻26 बाय वेवलेंथ। वेवलेंथ को ध्यान रखना बच्चों, यू हैव टू कन्वर्ट इट टू मीटर। निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा बच्चों, इजी वे आउट। गाइस यहाँ पे मैं कई चीजें तुम्हें कहूंगा याद करने के लिए, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट। आ जाएगा आंसर। एक और चीज गाइस, सपोजिंग इस क्वेश्चन में पर मिनट दे रखा होता है, यहाँ पे पर सेकंड की बजाय दे रखा होता पर मिनट, इतनी जूल एनर्जी मिल रही है पर मिनट, और वो पूछ रहा है पर सेकंड नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड कितने हैं। तो गाइस क्या करोगे यहाँ पे, इस पूरे एक्स किस साइड में, राइट साइड में इंटू 60, या लेफ्ट साइड में यू डिवाइड बाय 60, क्योंकि हम कहेंगे पर सेकंड पूछा है। यार इतनी एनर्जी तो मिल रही थी पर मिनट, पर सेकंड दिस इज द एनर्जी रिसीव्ड, हाँ है ना। और बाई चांस उस बंदे ने यहाँ पे कहा होता नंबर ऑफ फोटॉन्स रिसीव्ड पर मिनट, तो हम कहते यार पर मिनट, हम कहेंगे इतनी एनर्जी, हाँ हम कहते इतनी एनर्जी मिल रही थी पर सेकंड, पर मिनट कितनी एनर्जी मिल रही थी, इतनी एनर्जी। तो हम कहेंगे इतनी एनर्जी के लिए फोटॉन्स कितने चाहिए होंगे, n इंटू hc/λ, हाँ या ना बच्चों। ये चीज समझ आई नहीं आई गाइस? तो यूनिट्स का थोड़ा ध्यान रख लेना कि उसने पर मिनट दे रखा है, पर सेकंड दे रखा है, या पूछा किस टर्म्स में गया है। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। सिंपल है, लैंग्वेज डिफिकल्ट हो सकती है बट क्वेश्चन इज रियली सिंपल। हाँ बच्चों, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट लगा, कुछ दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तरीका तो वही रहा, 10⁻⁷ इज इक्वल टू n इंटू hc/λ। लैम्डा को हम क्या लिखेंगे, 550 इंटू 10⁻⁻9, दैट्स इट। ओके गाइस, अनदर क्वेश्चन बच्चों। बच्चों उस बंदे ने क्या कह रखा है कि एक फोटोन एब्जॉर्ब हुआ और उस बंदे ने 2 फोटोन रिलीज करे, मतलब जिस भी चीज ने एब्जॉर्ब किया था, इट रिलीज 2 फोटोन्स ऑफ सेम एनर्जी इन द सेंस कंबाइंड सेम एनर्जी गाइस। मतलब जो एनर्जी उसने एक फोटोन से एब्जॉर्ब करी, वो उसने 2 फोटोन की फॉर्म में सेम एनर्जी एमिट कर दी। व्हाट इज द वेवलेंथ, मतलब हाउ द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब्ड इज रिलेटेड टू वेवलेंथ ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। यार λ1 λ2 दे रखा है, 1/2 कहां से आ जाएगा। कैन वी से द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वाज hc/λ, it will be equal to hc/λ1 plus hc/λ2, हाँ या ना। this is the relation that will hold true, 1/λ equal to 1/λ1 plus 1/λ2, that is the relation that you will get। clear or not guys, समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ भाई।
अरे ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी हाँ ना बोल सकते हो, यू कैन से समथिंग. Yes, sir. Yes, sir. गुड.